जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया है। इसके अलावा जिन भी राज्यों के अंदर और जो भी सीबीएसई से संबंधित स्कूल है वहाँ पर भी एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो मैंने इसी कबीर क्लासेस 58 चैनल पर एनसीईआरटी का जो इसका पाठ संख्या 1 था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, एनसीईआरटी कक्षा 10 इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उससे संबंधित सारे पाठ मैंने अपलोड कर दिए। उन्हें नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में या चैनल पर जाकर के जरूर देख लें। आज के इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे जो अध्याय संख्या 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके प्रश्न आंसर देंगे। प्रश्न आंसर के आपके 2 वीडियो आएंगे। आज के वीडियो में हम जो संक्षिप्त उत्तर वाले 5 प्रश्न उनको देखेंगे। अगले वाले वीडियो के अंदर जो चर्चा कले वाले यानी थोड़े बड़े जो प्रश्न है 5, उन प्रश्नों का आंसर देखेंगे। तो अच्छे तरीके से आपको आंसर देखना, उसको समझना है। और ये वीडियो आपको देखने के बाद फिर आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार कबीर क्लासेस में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। चलो अब देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर क्या है टिप्पणी लिखिए। इसमें किस पर टिप्पणी लिखनी है? जूसेपे मैस्सिनी पर लिखनी है, काउंट कैमिलो दे काउर पर लिखनी है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर लिखनी है, फ्रैंकफर्ट संसद और राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की। ये तो पहले के अंदर 5 भाग है, इसके आगे 4 प्रश्न और है उनका। तो इन सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आप अपनी बुक्स के अंदर इनके आंसर दे सको। तो इसका पहले का आंसर हम देखेंगे जो ज्यूसेppe मैस्सिनी है, तो उसका हम आंसर देखेंगे। उसमें क्या आंसर होगा? तो इसमें आपको लिखना वो इटली का एक युवा क्या था, क्रांतिकारी। मैस्सिनी क्या था? एक इटली का युवा क्रांति था। यानी जो 1830 का दशक है, उस दशक में जूसेppe मैस्सिनी ने एकीकृत जो इटली गणराज्य बनाने के लिए क्या किया था, एक सुविचारित जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम प्रस्तुत करने की उसने क्या की थी, कोशिश की थी। वो उदारवादी राष्ट्रवादी राज्य के विचार से क्या था, बेहद प्रभावित था और इसीलिए उसने एक जो सुविचारित कार्यक्रम को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। वह 19वीं सदी के दौरान इटली पर शासन करने वाले विभिन्न राजतंत्रों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गुप्त क्रांतिकारी संगठनों के साथ में जुड़ गया। जैसे पहले कार्बोनेट वगैरह जैसे गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे, उनसे ये क्या हो गया, जुड़ गया था। जो 1815 की जो वियना कांग्रेस हुई थी, उसके बाद में जो विभिन्न प्रकार के जो राजतंत्रों की इटली जर्मनी आदि में स्थापना की, तो जो इटली के अंदर थी तो उनको उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ये क्रांतिकारी जो गुप्त संगठन थे उनसे जुड़ गया। अब जब ये क्रांतिकारी जो गुप्त संगठन से जुड़ गया और इसका उद्देश्य क्या था, एकीकृत इतालवी गणराज्य का निर्माण करना। तो इस उद्देश्य के प्रचार के लिए मैस्सिनी ने मार्सेई में यंग इटली नामक, ये कब बनाता है, 1831 के अंदर, और ब्रन में यंग यूरोप नामक जो संस्था, उस संस्था की क्या की जाती है, स्थापना करता है। कौन करता है इनकी स्थापना? मैस्सिनी करता है। संगठनों की स्थापना की और साथ ही उसने, अब ये ध्यान रखना, ये यंग इटली और ये यूरोप दोनों ही गुप्त संगठन है। पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के साथ समान विचार रखने वाले युवाओं को भी क्या बनाया, अपना मित्र बनाया, ताकि क्या करें, उनकी मदद ले सके। किसके लिए? जो इटली है, इटली का जो एकीकरण में उन समान विचार वाले जो मित्र हैं, उन मित्रों का क्या ले सके, वो सहयोग प्राप्त कर सकें। 1821 में इटली के एकीकरण के लिए लिगुरिया में एक विद्रोह का नेतृत्व किया, परंतु वो सफल नहीं हुआ और उसे बाद में जर्मनी से क्या कर दिया गया, निर्वाचित कर दिया, यानी उसको देश निकाला दे दिया गया। जर्मनी से क्या निकाला दे दिया गया, देश निकाला दे दिया गया था। परंतु मैस्सिनी के विचार ने काउर को प्रोत्साहित किया, जिससे अनंत इटली का एकीकरण हुआ। और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं काउर। ये काउर का पूरा नाम जो अगले में हम देखेंगे, इसी में ये सारा काउर के इर्द गिर्द है, जिसका पूरा नाम है काउंट कैमिलो दे काउर। काउंट कैमिलो दे काउर, काउर या कहीं इसको काबूर नाम से भी जानते हैं। जो कि क्या था, जो सार्डिनिया पिंडमान था। देखो अब होता क्या है कि जैसे ये मैस्सिनी प्रयास करता है, ये विभिन्न गुप्त संगठन बनाता है और ये 2 बार ऐसे प्रयास करता है। एक तो 1831 में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया गया था,
एक 1848 में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया, यानी क्रांतिकारी विद्रोह किए, लेकिन इन विद्रोह को क्या कर लिया, राजा ने सामंतों की, जो राजाओं की स्थापना यहाँ पर हुई थी इटली में, उन्होंने सामंतों की मदद से इनको क्या कर लिया था, दबा दिया था अभिजात वर्ग की मदद से। और इसके बाद में इसको मैसनी को अपना देश छोड़ करके क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। तो ऐसी ही स्थिति में जो इटली का जो एकीकरण है, एकीकरण की जो जिम्मेदारी है वो सार्डिनिया और पिंडमांट के जो शासक था विक्टर इमैनुअल द्वितीय, उसके ऊपर आ गई थी। तो अब देखो वो क्या करेगा, तो उसके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आता। अब देखो वो क्या था, वो इस क्षेत्र में क्या करना चाहता था, जो शासक है ना वो अभिजात वर्ग की नज़रों में क्या था, जो एकीकृत इटली के लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की क्या करता था, संभावनाएं उत्पन्न करता था। तो इन संभावनाओं को जो मूर्त देने का काम किया था सार्डिनिया पिडवांट का जो प्रमुख मंत्री था कावूर, और कावूर ने इनका क्या किया था, वो इटली के क्या था, प्रमुख मंत्री था। उसने इटली के विभिन्न क्षेत्रों के एकीकरण के लिए क्या किया था, एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी वो आंदोलन कैसा था, सशस्त्र था, ताकत के बल पर था, सैन्य बल पर था। ये न तो क्रांतिकारी था और न ही क्या था, डेमोक्रेट था, यानी जनतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था, ये राजतंत्र में ही विश्वास करने वाला व्यक्ति था और ये राजतंत्र का ही पक्का समर्थक था। इतालवी जातीय समूह या कह सकते हैं जातीय वर्ग के जो तमाम कौन, अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वो इतालवी भाषा से बेहतर क्या करता था, फ्रेंच भाषा। यानी जातीय समूह के अनेक धनी व्यक्ति कौन, धनिक हो या अमीर, और शिक्षित सदस्यों की भांति वो इतालवी की अपेक्षा फ्रेंच यानी फ्रेंच भाषा को अधिक बेहतर ढंग से, और फ्रेंच ही तो क्या था, इनका बड़ा दुश्मन था। तो इसका मतलब है कि इसकी जो भाषाई दृष्टि से भी ये क्या था, इटली से जुड़ा हुआ नहीं था। अगला जो हम देखेंगे पॉइंट है वो फ्रांस से एक चतुर कूटनीति की संधि की, किसने की, कावूर ने। कावूर बड़ा चालाक था, तो उसने क्या किया, फ्रांस से इसने एक चतुर कूटनीति की संधि की, और उस संधि के बाद में इसने 1859 में फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। इसके अलावा इसने गैरिबाल्डी और स्थानीय किसानों और प्रशा के आदि के सहयोग से इटली का एकीकरण किया। तो इटली के एकीकरण में पहला व्यक्ति तो हमने देखा था मैसनी, दूसरा था कावूर, और तीसरा व्यक्ति जिसका नाम था गैरिबाल्डी, जिसने 2000 यानी 1000 जो लाल कुर्ती वाले जो संगठन था उसका गठन करके क्या किया था, इटली के एकीकरण जो दोनों सिसिलियाँ उस पर उसने कब्जा करके फिर जो ये जो शासक था इमानुएल द्वितीय इसको सौंप दिया था। अगला जो हम देखेंगे यूनानी स्वतंत्रता के युद्ध, कैसा युद्ध देखेंगे, यूनानी स्वतंत्रता। तो 15वीं सदी से यूनान पर किसका था, ओटोमन साम्राज्य का शासन था। किसका था, ओटोमन साम्राज्य, उसका यूनान पर क्या था, शासक था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनान की आज़ादी का क्या होता, संघर्ष 1921 से प्रारंभ होता, और ये सारी भावनाएं कहाँ से जाती हैं, यूनान से ही जाती हैं, यूनान से नहीं सॉरी यूरोप से जाती। यूरोप से कहाँ तक जाती, यूनान के अंदर इनका प्रचार होता। यूनान वासियों को पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ साथ अन्य यूरोपीय देशों में रहने वाले यूनानियों का भी क्या था, समर्थन हासिल हुआ था। किसके लिए, आज़ादी के संघर्ष से। क्योंकि देखो ये सारा ईसाई थे, यूनानी भी ईसाई थे, बाकी इस यूरोप के अधिकतर देश ईसाई थे, तो वो इनका सपोर्ट करते थे। और सामने जो अधिकार था ओटोमन साम्राज्य, वो कौन था, मुस्लिम साम्राज्य था। तो इसी कारण इन सब की सहानुभूति क्या थी, इनके साथ में थी। अगला हम पॉइंट देखेंगे कि यूनान ने स्वतंत्रता संग्राम में भूमि विवाद को छोड़कर कवि और कलाकारों ने भी क्या किया था, ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया। और ऐसा ही कवि था इंग्लैंड का लॉर्ड बायर, है ना। संग्राम में क्या था, सभी स्वतंत्रता का जो संग्राम था उस संग्राम में सभी लोगों ने भाग लिया था। सभी लोगों का मतलब है कि यूनान के अलावा यूनान के जो दूसरे देशों में रहते उन लोगों ने तो लिया ही लिया, इसके अलावा और भी लोग थे जो क्या थे, यूरोप से संबंधित थे, उन्होंने भी इस संघर्ष में भाग लिया था। उसमें एक जो व्यक्तित्व था वो कौन व्यक्तित्व था, ये लॉर्ड बायरन था। यहाँ पे एक गलत शब्द आ गया है, इसका ये रूमानीवाद है। ये शब्द का क्या है, रूमानीवाद से जोड़ करके कवि और कलाकारों ने क्या किया था, ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया था।
अनंत 1832 को कुस्तुनिया की संधि के से यूनान को एक क्या हुआ था, स्वतंत्र जो राष्ट्र है उसके रूप में क्या मिल गई थी, मान्यता मिल गई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, जिसमें ये कवि था, अंग्रेज कवि था जो लॉर्ड बायरन। इसने धन भी इकट्ठा किया और ये युद्ध में लड़ने भी गया था, जहाँ बुखार से 1824 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। अगला है वो फ्रैंकफर्ट संसद है, ये जर्मनी से संबंधित है। तो जर्मनी के मध्यम वर्ग में 1848 से सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया, और ये कहाँ पर आ गए, फ्रैंकफर्ट आ गए। 1831 में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संसद फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल जो सर्च है, ये ऐसा है, सर्च में 18 मई 1848 को क्या होती है, आयोजित होती। देखो इस सारी जो आप देख रहे हो ये पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते तो ये कहाँ से प्राप्त कर पाओगे, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। इस संसद ने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसकी अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। तो ऐसे ही राजा के लिए क्या किया, प्रसा के राजा को कहा कि भाई आप आइए और इसको क्या कीजिए, जो राजा का पद है इस पद को क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। लेकिन जो प्रसा के राजा ने क्या किया, इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, यहाँ अस्वीकार है, अस्वीकार कर दिया। इससे कुलीन वर्ग और सेना का क्या होता गया, विरोध बढ़ता गया। यानी कुलीन वर्ग और सेना थे उसी का ही प्रसा के राजा ने क्या किया था, साथ दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारियों का जो मदद नहीं की थी। इस समय पर्चा का राजा कौन था, फेडरिक जो विल्हेम चतुर्थ था, उसने इस ताज को पहनने से क्या कर दिया, मना कर दिया, और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के क्या थे, विरोधी थे। जबकि ये 831 सदस्य कैसे थे, निर्वाचित सदस्य थे। अगला पॉइंट देखेंगे, संसद में मध्यम वर्गों का प्रभुत्व अधिक था, जिसके द्वारा मजदूरों और कारीगरों की मांगों का क्या किया गया, विरोध किया गया, और जिससे इसने अपना सामाजिक आधार क्या हो गया, खो दिया। कैसा आधार खो दिया, सामाजिक आधार, क्योंकि अधिकतर लोगों का वर्ग किससे संबंधित था, मजदूर और कारीगरों का था, वो इनसे दूर हो गए, और इसी से क्या हो गया, सेना को बल मिला, सेना और कुलीन वर्ग को इससे क्या हुआ, मौका मिला, और इससे सेना और राजशाही ने मिलकर उदारवादी मध्यम वर्ग को पराजित किया तथा असेंबली को क्या कर दिया, भंग कर दिया, यानी इसको भंग करने के लिए मजबूर कर दिया, जो उदारवाद की असफलता और राजशाही की क्या थी, जीत का प्रतीक थी। अगला है राष्ट्रवादी संघर्षों में क्या था, महिलाओं की भूमिका। तो राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका कैसी थी उसके, तो महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में वर्षों से बड़ी संख्या में और सक्रिय रूप से क्या लिया था, भाग लिया था, यानी निष्क्रिय नहीं सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था। दूसरा पॉइंट, महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व भी किया, पुलिस और सेना का सामना किया, अपने पुरुष साथियों का कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। यूरोप के ग्रामीण और शहरी इलाकों में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार का प्रचार करने में भी इन स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और महिलाओं ने तीव्र असंतोष था, जिससे उन्हें राष्ट्रवादी संघर्ष में सक्रिय योगदान के बावजूद भी मताधिकार या राजनीतिक अधिकारों से इन्हें क्या हुआ, जो वंचित रखा गया था। बाद में जाकर इनके लिए बहुत सारे प्रयास करती है, अपने जो राजनीतिक संगठन भी बनाती है, अखबार भी शुरू करती है, राजनीतिक बैठकें भी करती है, प्रदर्शनों का भी आयोजन करती है, लेकिन फिर भी इनको जो मताधिकार का जो अधिकार है या अन्य जो राजनीतिक अधिकार या समानता के अधिकार है या संपत्ति के अधिकार, वो इन्हें प्राप्त नहीं होते। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी जो कलाकार थे उन्होंने क्या किए थे, क्या कदम उठाए थे, उन कदमों की हमें क्या करनी है, यहाँ समीक्षा करनी है कि कौन कौन से कदम उठाए थे, उन सारे कदमों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम लिख देंगे, फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम, जैसे पहला, उसने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंदर क्या थे, समान अधिकार प्राप्त थे। पितृ यानी जो हमारे पूर्वजों की भूमि, और नागरिक जो क्या था, नगर से संबंधित था, है ना, जिसको क्या थे, नागरिक किसको कहते हैं, जिसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते। तो इस पर बल दिया, जो कि से एक समान अधिकार वाले संविधान से एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिससे पहले के राष्ट्रध्वज की क्या ली, जगह ली। इसके अलावा इन्होंने स्टेटस जो जनरल था उसका चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। अब मनोनीत नहीं था, सक्रिय नागरिकों समूह द्वारा, और इसका नाम बदलकर भी नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय महासभा कर दिया, और राष्ट्र के नाम पर कई नई स्तुतियाँ रची गई, है ना, क्या रची गई, जो नई है स्तुतियाँ उसकी क्या की गई, रचना की गई, और शहीदों का क्या किया गया,
गुणगान किया गया। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उन भावनाओं को क्या किया था, जगाने का यहाँ पर काम किया था। तभी तो क्या होगा, एक जो राष्ट्र है उस राष्ट्र का क्या हो पाएगा, निर्माण हो पाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, शपथें ली है ना, शपथें ली है ना, ये गलत आ गया, सब चलेगी, शपथें ली। ये राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रखी, शपथें ली और शहीदों का क्या किया था, उन्होंने गुणगान किया था। अगला हम देखेंगे 5वां पॉइंट, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए क्या बनाए, एक समान कानून बनाए। ये सब किसके नाम पर किया गया, राष्ट्र के नाम पर। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया और अब और क्या हुआ, भार, ये भारत नहीं है, क्या है, भार है। आंतरिक जो आयात निर्यात के शुल्क समाप्त कर दिए और भार और नापने की, भार और यहाँ पर है भार और नापने की एक समान व्यवस्था क्या की गई, लागू की गई। इससे व्यापार में क्या हुई, सहूलियतें प्राप्त हुई। और क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर जो पेरिस की फ्रेंच बोली उसको प्रोत्साहित, यानी क्षेत्रीय बोलियों को तो हतोत्साहित किया गया और जो पेरिस की फ्रेंच बोली थी उसको प्रोत्साहन दिया गया। और जो बाद में आगे चलकर राष्ट्र की क्या बन जाती है, एक साझा भाषा बन जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने बाद में ये घोषणा भी की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य और लक्ष्य था कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं, या दूसरे शब्दों में कहते हैं फ्रांस यूरोप के अन्य राष्ट्रों को संगठित होने में क्या देगा, मदद देगा। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, मारियाना और जर्मनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था। तो पहले हम मारियाना के बारे में देखेंगे। तो मारियाना कौन थे, एक फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने वाला क्या था, ये नारी के रूपक था, क्या था, नारी। जबकि जर्मनिया क्या था, ये जर्मन राष्ट्र का नारी रूपक था या रूपक है, जिसका मुकुट बलूत, यह क्या, बलूच नहीं है, बलूत जो वृक्ष है उसके पत्तों का था, जो कि वीरता का क्या था, प्रतीक था। अब इसका हम महत्व देख लेते हैं। इसे इस प्रकार चित्रित किया गया कि वह राष्ट्र राज्य के विचार को क्या करता हो, प्रदर्शित करते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया और एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई क्या हो, व्यक्ति हो। और व्यक्ति ही किस रूप में दिया गया, ये नारी रूपक के रूप में दिया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहचानते हुए नारी रूप को चुना, जो राष्ट्र के अमूर्त विचारों को क्या करता था, जो मूर्त रूप करता था, उसको प्रदान करने का क्या करता था, कार्य करता था। क्या करता था, मूर्त रूप प्रदान करने का क्या करता था, कार्य करता था। कौन करता था, जो ये नारी रूपक है। तो इनके बारे में अच्छी तरीके से देखना, तो पूरा इस पाठ का पूरा अच्छी तरीके से जो सॉल्यूशन है वो अपलोड है, चैनल पर चले जाइए। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के ये इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आखिर ये नारी रूपक वगैरह क्या है और इन रूपकों का क्या महत्व है। तो इन सब बातों को अच्छी तरीके से आप क्या कर लीजिए, जान लीजिए। तो ये क्या था, नारी रूपों को चुना जो राष्ट्र के क्या थे, राष्ट्र के अमूर्त विचारों को क्या का ठोस, यहाँ पर है ठोस रूप, कैसा रूप प्रदान करेगा, ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। अर्थात नारी की छवि है जो है वो राष्ट्र का क्या बन गई थी, रूपक बन गई थी। अगला, उन्होंने राष्ट्र निर्माण की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है चौथा, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का क्या करना, आपको संक्षेप में पता लगाना है। तो उत्तर मिलेगा इसका, जर्मन संघ के उदारवादी मध्यम वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले। इसका उद्देश्य था जर्मनी को क्या बनाना, एक राष्ट्र बनाना। लेकिन उनकी योजना क्या हो गई, असफल हो गई, जिसके बारे में हमने फ्रैंकफर्ट संसद में पढ़ लिया था। राजशाही सेना और अभिजात लोगों ने मिलकर फ्रैंकफर्ट संसद को क्या कर दिया, कुचल लिया, ये भी पढ़ा। पर्सा के प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए एक आंदोलन का भी क्या किया, नेतृत्व किया। बिस्मार्क ने क्या किया, सैन्य युद्धों का संचालन किया। कैसे युद्धों का संचालन किया बिस्मार्क ने, जो सैन्य युद्ध थे उनका क्या किया था बिस्मार्क ने, संचालन किया। संचालन करने का कहो या नेतृत्व करने का कहो, किसने किया था, जो बिस्मार्क ने। तो सैन्य युद्धों का, ये सैन्य नहीं है, ये क्या है, सैन्य युद्धों का संचालन। जर्मन राज्यों पर काबिज अन्य देशों के विरुद्ध नौकरशाही की मदद ली। 7 साल के दौरान
क्या हुआ, 7 साल के दौरान उसने, ये स्मारक नहीं, उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर स्मारक नहीं, उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्ध लड़े और उन पर जीत हासिल की। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया, पूरा हो गया। अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। और जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा जो विल्हेम था, उन्होंने क्या कर दिया था, ये प्रथम नहीं है, उन्होंने क्या कर दिया था, इसका जो जर्मनी का जो सम्राट है उसको क्या कर दिया गया था, सम्राट घोषित कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया था, ये जर्मनी का जो है वो क्या हो गया था, एकीकरण जो है संपूर्ण हो गया था। अगला जो क्वेश्चन संख्या है 5, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। तो लिखना है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को कुछ ज़्यादा कुशल बनाने नेपोलियन निम्न बदलाव। पहला, उसने प्रशासनिक तंत्र को अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाया, पहले से अच्छा बनाया। इसके अलावा नेपोलियन 1804 में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, बनाई, जिसने जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे जो सामंतों के थे वो समाप्त कर दिए। इसके अलावा नेपोलियन कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाए, हालांकि वो महिलाओं के लिए नहीं थे। नेपोलियन ने प्रशासनिक जो विभाजनों को सरल बनाया, विभाग नहीं है, विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को भूदासत और जमींदारी शुल्क से क्या दिलवाई, मुक्ति दिलवाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया, ताकि क्या हुआ, उद्योगपतियों को इससे फायदा पहुंचाया जाए। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा, किसानों, कारीगरों, मजदूरों, नए उद्योगपतियों को नई नई क्या मिली, आज़ादी सकी। ये सारे के सारे नेपोलियन के समय बदलाव हुए थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसकी अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आपको गूगल में या किसी भी ब्राउज़र में आपको कबीर क्लासेस 58, चाहे हिंदी या इंग्लिश किसी में टाइप कर सर्च करके फिर मेरे ब्लॉग पर पहुँचे, और वहाँ से इसको आप PDF भी क्या कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। वहाँ NCERT की बुक्स वगैरह और आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञानवर्धक स्टडी मटेरियल भी वहाँ डाला हुआ है, जिनका आप अपने अध्ययन में क्या उठा सकते हो, फ़ायदा या लुत्फ़ उठा सकते हो। तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक कमेंट शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।